ओबीसी की बात करेंगे, है ना। ओबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना। ओबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ओबीसी के बारे में। यही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं ओबीसी को? अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना। हिंदी में क्या बोलता है? अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या है? ओबीसी। तो यहां पे जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहा है, इसको शॉर्ट में एनसीबीसी बोलते हैं। ये ओबीसी है और ओबीसी के लिए जो आयोग का गठन किया जाता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना। तो यहाँ पे एनसीबीसी शॉर्ट में बोलते हैं और उसके फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये कैसे आया? तो इसके लिए हमारी पृष्ठभूमि तो एक हिसाब से ये मान के चलो कि तैयार कर दी संवैधानिक निर्माताओं ने, जिन्होंने केवल इसके लिए आर्टिकल 340 बनाया था और कहा था पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान, कि जो पिछड़े वर्ग अगर कोई निकल के आते हैं तो उनके लिए आयोग बनाया जा सकेगा, है ना। बस इतना कहा था, पर बना नहीं था कोई आयोग। तो 9 जनवरी 1953 सबसे पहले क्या बनाया गया? काका कालेकर आयोग का गठन किया गया। ये याद रखना, काका कालेकर आयोग का गठन किया गया। तो काका कालेकर आयोग का जो गठन किया गया वो किसके लिए किया गया था? ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पहला आयोग कब गठित किया गया था? या पहले 29 जनवरी 1953 में। इस आयोग के लिए कहा गया कि भाई जो ये आयोग थे काका कालेकर की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसमें टोटल 10 सदस्य थे। इनमें टोटल सदस्य कितने थे? 10 सदस्य थे। क्या कर दी? रिपोर्ट पेश कर दी। इनकी जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में कहा गया सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को क्या देना चाहिए? यहाँ पे आरक्षण देना चाहिए। मतलब इसमें ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े होंगे उनकी बात नहीं कही। क्या कहा? कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होंगे। सामाजिक का मतलब जानते हो ना, जो समाज में जो पिछड़े हैं, भाई समाज एडवांस हो चुका और वो अभी भी अपने पुराने रीति रिवाज से चल रहे हैं या फिर एकदम पिछड़े ही हैं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे, तो सामाजिक रूप से क्या पिछड़े। अभी द्वारा इस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया? अस्वीकार। इस रिपोर्ट को सरकार के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और इसको वहीं पर समाप्त कर दिया, क्योंकि 1978 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था। तो इसी प्रकार उसी समय जो है 1978 में एक और आयोग का गठन यहाँ पे ओबीसी के लिए किया गया, जिसको कहते हैं मंडल आयोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों ही। यहाँ पे आयोग का गठन किया गया जिसको कहते हैं मंडल आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में ये समझ लो कंफर्म है। मंडल आयोग से लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं पेपर में। तो मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1978 में। ज्यादा डेट पूछेगा तो 20 सितंबर को हुआ था, वैसे इतना एग्जैक्ट पूछता नहीं, पर चलो लिख सकते हो आप लोग 20 सितंबर 1978 को मंडल आयोग का क्या हुआ था? गठन, है ना। इसके जो है जो बिंदेश्वर मंडल करके जो है इनके अध्यक्ष हुआ करते थे मंडल आयोग के। मंडल आयोग में खास बात क्या है कि जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो इन्होंने कहा कि सभी पिछड़े वर्गों को इस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इनकी रिपोर्ट में क्या था? जो इन्होंने रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट दी इन्होंने 1980 में। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की वो कब पेश की? 1980 में। उन्होंने कहा कि जो सभी पिछड़े वर्ग हैं, सभी पिछड़े वर्गों को मतलब आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण की बात की गई है, सभी पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, ये मंडल आयोग की रिपोर्ट में था। और ये मंडल आयोग की जब रिपोर्ट पेश की गई तो क्योंकि इस समय 1978 में मोरारजी देसाई जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे,
है ना, यानी कि आपका जो जनता दल की सरकार थी। लेकिन यहाँ पे जो है सरकार 1980 में जब तक मंडल आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता तब तक सरकार बदल चुकी थी, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। और सही है, तो उस समय जो इस रिपोर्ट पर का कुछ भी नहीं हुआ। ये मतलब रिपोर्ट तो दे दी इन्होंने, और अपने रिपोर्ट में ये भी कहा कि जो ये ओबीसी होगा, ये अन्य पिछड़ा वर्ग होगा, ओबीसी के लिए जो आरक्षण दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 27% दिया जाएगा। 27% इसमें आरक्षण की बात की गई, किसके द्वारा, मंडल आयोग के द्वारा। कब, 1980 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की कि इसको लागू किया जाए, इसकी क्या कर दी, घोषणा कर दी गई, है ना। जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है इसकी घोषणा कर दी कि दोबारा जो है क्या है इसको, भाई 1978 में प्रधानमंत्री कौन थे, हैं, मोरारजी देसाई। और 1990 में कौन थे, 1990 में कौन थे, बीपी सिंह। सरकार बदली, फिर बीपी सिंह जो है प्रधानमंत्री बने भारत के, और उन्होंने इसकी घोषणा कर दी 1990 में, 1990 में, और 1992 में इसको लागू भी कर दिया। 1992 में क्या कर दिया, इसको लागू कर दिया। अब देखो अधिनियम में तो जो पारित हुए उनमें से जो ये 123वां नंबर था पारित होने के लिए, है ना। तो 123वां संवैधानिक संशोधन, जब संवैधानिक संशोधन पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे फिर से। फिलहाल इतना ध्यान रखना, अगर संवैधानिक संशोधन बोलेगा तो 123वां है, और संवैधानिक संशोधन अधिनियम बोलेगा तो ये कौन सा है, 103वां है ना। जो किससे संबंधित है, ओबीसी के लिए। ये ओबीसी के लिए क्या है, एक ओबीसी के लिए एक आयोग है, ओबीसी के लिए जो आयोग है ना। तो आपको ध्यान देना कि इसका मतलब क्या हुआ, इस संवैधानिक संशोधन में क्या हुआ, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, आप ऐसे बोल सकते हो इसको, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, या फिर आप क्या बोल सकते हो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिली, क्या मिली, संवैधानिक मान्यता, क्योंकि इसकी जो है संविधान में इससे पहले चर्चा नहीं थी। भाई हम क्या बोल रहे थे आपको कि इसके लिए केवल पहले एक आर्टिकल बना था अनुच्छेद 340, उसमें भी केवल इतना कहा गया था, पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान, कि जो अगर कोई पिछड़े वर्ग होते हैं तो उसके लिए हम आयोग का गठन कर सकेंगे। आयोग का गठन नहीं हुआ था, तो जब आयोग का गठन ही नहीं हुआ था तो उसके लिए कोई आयोग के गठन के लिए बात की गई थी, कोई आयोग नहीं बना था, और उसके लिए कोई अनुच्छेद भी नहीं बना था स्पेशल। तो जब तक अनुच्छेद नहीं बनेगा तब तक जो है आपका उसको संवैधानिक मान्यता नहीं बोल सकते आप लोग, जब तक संविधान में उसको इंगित नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखो आप लोग, काका कालेकर आयोग लाया गया, तो इसको भी, इसके लिए भी किसी अनुच्छेद में नहीं डाला गया। इसके लिए जो है मंडल आयोग लाया गया, इसके लिए भी कोई अनुच्छेद में नहीं डाला गया अभी तक। लेकिन जब इसको लागू किया गया था तो उसके बाद जो लागू तो आपका कब हो गया, 1992 में, और उसके बाद देखो 1992 से कितने साल लग गए, है ना, 8 साल हो गए, है ना, 8 और 20 एक हिसाब से 28-26 साल लगे लगभग पूरे। तो उसके बाद जो यहाँ पे जो ओबीसी के जो आयोग था उसके लिए क्या किया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जो संवैधानिक मान्यता मिल गई। और संवैधानिक मान्यता मिल गई तो इसके लिए आर्टिकल बनाया स्पेशल, इसके लिए जो अनुच्छेद बनाया वो बनाया अनुच्छेद 338B, 338B में इसको रखा गया। अब देखो भाई जरा, 338B का मतलब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो एक हो गया आपका 338, एक हो गया 338A, और एक हो गया 338B। कितना आसान हो गया, 338, 338A, 338B। ये जो है एससी आयोग है, यहाँ पे एसटी आयोग है, और यहाँ पे ओबीसी आयोग है। ये तीनों के लिए जो आयोग है इनकी चर्चा जो है इन अनुच्छेद में, एक 338 अनुच्छेद 338 में एससी आयोग, या फिर आप बोल सकते हो राष्ट्रीय, क्या बोल सकते हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना। और अनुच्छेद 338 के ए में क्या है, एसटी के लिए आयोग, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, है ना।
और अनुच्छेद 338 के बी में ओबीसी आयोग, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, या फिर आप बोल सकते हो एनसीबीसी, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना। तो ये हमने पीछे फुल फॉर्म बता रखी है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके पास यहाँ पे ओबीसी आयोग के लिए अनुच्छेद 338 के बी में इसको रखा गया। तो चलो जरा इसके बारे में भी हम बात करते हैं, जो कल बात की थी बस वही बात करते हैं आज भी। सबसे पहली बात हमने कल ये की थी कि जो ये है इसमें सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, चाहे आपका राष्ट्रीय आयोग है चाहे एससी आयोग है, सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें भी जो सदस्य है सेम चीज है, सदस्य कितने होंगे 5, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, है ना, ये भी एक और ये 3 अन्य सदस्य, है ना। दूसरी बात, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगर इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा तो त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई, एसटी आयोग हो चाहे एससी आयोग हो चाहे ओबीसी आयोग हो, कार्यकाल होता है इसका 3 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का कार्यकाल है। जो कार्यकाल है वो बढ़ा और घटा कौन सकता है, बढ़ा या घटा सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनके कार्यकाल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो ओबीसी के लिए जो आयोग बना, ठीक है, ओबीसी के लिए जो आयोग बना, इस आयोग का तो एक हिसाब से आप ये समझ लो कि इसको जो लागू किया गया 1990 में लागू कर दिया था, 92 में लागू कर दिया था। उसके बाद तो आपका मतलब उसको क्या मिली, संवैधानिक मान्यता मिली। जब इसको लागू किया गया था तो लागू करने के बाद जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे, पहले अध्यक्ष, हालांकि इसको कम पूछता है, तो वो थे पीएन प्रसाद, है ना। कौन बने थे, पीएन प्रसाद। लागू करने के बाद पीएन प्रसाद जो है इसके पहले अध्यक्ष बने थे। लेकिन जब संवैधानिक मान्यता मिली तो संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद ओबीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई, कोई बताएगा, अरे काका कालेकर कहाँ बन जाएंगे, संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद। संवैधानिक मान्यता 2018 में मिली ना, इसको ही पूछता ज्यादातर, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे ओबीसी के, जल्दी बताओ, हैं, याद रखना, भगवती लाल साहनी। उत्तराखंड के गुरुजी का नाम याद रखना, भगवती प्रसाद बहुगुणा, भगवती लाल साहनी, ठीक है ना। ये पहले अध्यक्ष थे भाई, है ना, ये पूछता है कई बार। वर्तमान अध्यक्ष पूछ सकता है, वर्तमान से याद आया कल का, है भाई, वर्तमान अध्यक्ष ओबीसी के, वर्तमान ओबीसी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछता है एग्जाम में, है क्या है, हंसराज, है हंसराम, हंसराम, गंगाराज या गंगाराम, गंगाराम और अहीर, वेरी गुड, क्या है, हंसराज गंगा राम अहीर। ये वर्तमान, ये प्रथम और ये वर्तमान। किसने लाया ढूंढ के, हैं का कौन है भाई, ये 2025 तक है भाई। कौन है अभी वर्तमान में एसटी आयोग के अध्यक्ष, एसटी के, हैं अतर सिंह, हैं क्यों नहीं है, क्या हो गया, हाँ। कोई ना कोई तो होगा, और एससी के आर्या, हाँ। चलो भाई यहाँ पे इसको, इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, पहले इसको जरा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इसको खत्म करते हैं ना। तो इसका जो है, जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि हम जो है इसके बारे में बात कर रहे थे थोड़ी सी आगे, कि जो ये आयोग है, इस आयोग के लिए
आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है जो आपके पास बनेगा, एक तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के ऊपर पॉइंट बनेगा, एक उससे पहले एक पॉइंट और है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि किन्नर, किन्नर जानते हो ना, जो किन्नर होते हैं उन्हें 2014 में ओबीसी में रखा गया है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो किन्नर है वो कम दिखते हैं अब, पहले एक बार बीच में बहुत ज़्यादा दिखने लग गए थे, है ना। तो उनको जो सरकार ने छूट दे रखी थी भाई कि आप जहाँ मर्जी वहाँ जाके मांग सकते हो, है ना। तो इसलिए जो है लोग उनसे डरते भी थे, देना ही पड़ता था। लेकिन अब जो है इनको ओबीसी में, ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। अब धीरे धीरे इनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि आप सरकारी नौकरी में जा सकते हो और आपको जो स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है और आपको क्या है ओबीसी में डाला गया। तो एग्जाम में बन सकता है कि जो अन्य जो आपके क्या है किन्नर है उनको कब जो है ओबीसी में रखा गया है ना। तो ओबीसी में रखा गया, किन्नर को किस जाति में रखा गया, किस कैटेगरी में रखा गया, एससी में रखा गया, एसटी में या ओबीसी में। कोई कई बार लिखता है सभी में या इनमें से सब हो सकते हैं या फिर ओबीसी, है ना। तो किस में रखा गया है, ओबीसी में रखा गया है। और कब रखा गया है, 2014 में। 2014 में इनको ओबीसी की कैटेगरी दी गई है किन्नर को, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हम क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो देखो भाई, क्रीमी लेयर और दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। एक क्रीमी लेयर है और एक नॉन क्रीमी लेयर है। ये ओबीसी की क्या है, दो कैटेगरी है। जब ओबीसी को लागू किया गया था तो इसमें जो क्रीमी लेयर है वो होते थे जो 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक वार्षिक आय होती थी, जिनकी वार्षिक आय, वो क्या आते थे आपके क्रीमी लेयर में आते थे। और जो 1 लाख से कम, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले होते थे, वार्षिक आय वाले होते थे, उनको जो नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाता था। लेकिन 2015 में इसको बढ़ा दिया गया है। 2015 में क्या किया गया कि 2015 में 8 लाख किया गया, 8 लाख, बाकी सेम, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के 2000, अभी क्या है, अगर किसी की वार्षिक आय जो है 8 लाख या उससे अधिक है, 8 लाख या उससे अधिक है, तो वो किस में आएंगे, क्रीमी लेयर में आएंगे। और अगर किसी भी व्यक्ति की परिवार की वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है तो वो किस में आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। फर्क कितना है कि जो क्रीमी लेयर है, सरकारी नौकरियों में जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा और जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको ही आरक्षण मिलेगा। तो अभी जो इसकी जो लिमिट है वो कितनी कर दी है 8 लाख। अब क्या होता है कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो एसटी वाले होते हैं और ओबीसी वाले होते हैं, खास करके एससी वालों से नहीं, ओबीसी वाले और एसटी वाले होते हैं, उनसे कई जगह जो है आय प्रमाण पत्र मांग लेते हैं। जब वो फॉर्म भरते तो आय प्रमाण पत्र मांग लेते हैं, कई जगह स्कॉलरशिप के लिए आय प्रमाण पत्र मांगते हैं। अब आय प्रमाण पत्र मांग, जब हम ओबीसी में है तो आय प्रमाण पत्र मांगने की क्या जरूरत थी भाई, आय प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत यही थी भाई, आप आय प्रमाण पत्र दो, इनकम का जो सर्टिफिकेट है वो दो आप, कि आपकी सर्टिफिकेट आय कितनी है। तो अब जो है सादा सीधी सी बात है कि अगर कोई जैसे स्कॉलरशिप भी लेता है, जैसे समाज कल्याण से स्कॉलरशिप मिलती है, आप कॉलेज में डिग्री कर रहे हो तो स्कॉलरशिप मिलती है, स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है, तो आय प्रमाण पत्र लिया जाएगा आपसे। और जब आय प्रमाण पत्र लिया जाएगा, अगर किसी की इनकम जो आय प्रमाण पत्र में सालाना या वार्षिक आय जो 8 लाख से ज़्यादा है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी में उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। और अगर किसी की इनकम जो 8 लाख से कम है तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और सरकारी नौकरी में उसको आरक्षण भी मिलेगा, है ना। तो कुछ दशाओं में काफ़ी चीज़ें ऐसी है इसमें जो इसमें लिखी गई है कि इन कैटेगरी इन चीज़ों में जो है नॉन क्रीमी लेयर को ही आरक्षण मिलेगा, क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको रखने का मतलब क्या था, तो कारण वही था कि भाई जैसे सपोज ये है पूरा एरिया और हमने इस पूरे एरिया में से जो है ये वाला एरिया, जो इधर वाला जो एरिया वो काफ़ी पिछड़ा एरिया है, अब इसको कर दिया पूरे के पूरे एरिया को ओबीसी में घोषित, ये एरिया इसमें से ओबीसी में कर दिया घोषित।
अब यहाँ पे जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अमीर भी होंगे, कुछ नेता भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे। अब घोषित तो ओबीसी में ऐसे चुन चुन के कर नहीं सकते, ओबीसी की जब करेंगे तो पूरे के पूरे एरिया को ही कर देंगे, है ना, पूरा का पूरा एरिया ओबीसी में घोषित हो गया, जितना हो गया उसके बीच में चाहे कोई भी हो सब ओबीसी बन गए। अब ओबीसी बन गए तो भाई अब इसका तोड़ भी तो निकालना था कि जो अमीर है पहले से उनको क्यों आरक्षण दिया जाए, है ना, तो इसलिए इसको दो कैटेगरी में बांट दिया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ये बड़ा बढ़िया रखा, है ना। लेकिन अगर इसका जो सही इस्तेमाल किया जाए तो भाई यहाँ पे जो अमीर लोग होंगे उनको क्रीमी लेयर में रख देंगे, बोलेंगे ओबीसी, लेकिन होंगे वो नॉन क्रीमी लेयर, सॉरी क्रीमी लेयर, तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो आपके क्या होंगे, हाँ 8 लाख से कम इनकम वाले वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे तो उनको क्या हो गया, आपका आरक्षण मिल जाएगा। तो ये है भाई आपका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ये प्रश्न बन सकता है कि ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर है इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेगा, है ना, क्रीमी लेयर ऐसे लिख देगा, ऐसे, है ना, और इसको लिख देगा ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय न्यूनतम मतलब अधिकतम वार्षिक आय कितनी हो सकती है, तो 8, या फिर क्या कहते हैं क्रीमी लेयर के लिए जो है कितनी वार्षिक आय होती है, इसकी सीमा क्या है, तो 8 लाख ये पूछ सकता है। अभी वर्तमान में क्या 8 लाख, पहले वाला शायद ना पूछे, अगर पूछ ले तो जब ओबीसी लागू हुआ था तो कितनी थी इसकी लिमिट, 1 लाख थी, है ना, लेकिन इसको पूछेगा कि कितनी है, अभी 8 लाख है। और या फिर पूछेगा कि ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी के लिए किया गया है इसकी जो सीमा वो 1 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कब की गई थी, तो कब की गई थी, तो 2015, है ना, ये आ सकता है। और किन्नर का आएगा 2014, किन्नर को 2014 में रखा गया है इसमें ना, तो इसको जरा नोट करना फटाफट।